सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अगस्त महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये आपका पहला वाला पार्ट होगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बताइए, भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलेटिक्स रैंकिंग में नीरज चोपड़ा कौन से स्थान पे रहे? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पे। तो आपको पता है अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के जेवलिन थ्रोवर हैं ये नीरज चोपड़ा। भारत के लिए अभी गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। और उसके बाद अभी वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भाला फेंक पुरुषों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पे आ गए हैं। पहले स्थान पे कौन है? जर्मनी के जोहान्स वेटर हैं। तो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी 7 अगस्त 2020 को नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक करके गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए याद रखना, 7 अगस्त को इनके सम्मान में हम भाला फेंक दिवस मना रहे हैं। और नीरज चोपड़ा से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको और बताए थे। एक तो याद रखना, ये भारत के पहले एथलीट हैं जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाए हैं। उसके अलावा व्यक्तिगत रूप से ये दूसरे भारतीय बन गए हैं गोल्ड जीतने वाले। पहले कौन थे? पहले निशानेबाज थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक में बात कर लें तो भारत ने 1 गोल्ड जीता, 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज मेडल जीते हैं। इसी के साथ भारत इस लिस्ट में 48 नंबर पर रहा है। यूएसए टॉप पे रहा है 39 गोल्ड के साथ। सेकंड नंबर पे चाइना है 38 गोल्ड के साथ। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक से फ्लेम ऑफ होप अभी किस शहर को सौंप दी गई है, तो आंसर होगा पेरिस को। क्योंकि अब 2024 में अगले 33rd समर ओलंपिक्स होंगे। ये टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर का था? 32 नंबर का था। बाकी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी बताता हूं। अगर आप में से इस वीडियो को कोई वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो टोक्यो ओलंपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसका एक एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर यहां से प्रश्न बना एग्जाम में तो नंबर आना चाहिए बस। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टोक्यो ओलंपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। इसके हेड कौन है? थॉमस बक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी भारत के 69 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा हर्षित राजा। ये पुणे महाराष्ट्र के हैं, 20 वर्षीय चेस प्लेयर हैं। तो पुणे महाराष्ट्र के 20 वर्षीय चेस प्लेयर हैं ये हर्षित राजा, और ये अभी शतरंज में भारत के 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इनसे पहले अभी तक 68 नंबर के कौन थे? अर्जुन कल्याण थे, वो तमिलनाडु से थे। और आपसे पूछा जाए विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो अभिमन्यु मिश्रा है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं, वो भी तमिलनाडु से हैं। डी गुकेश दुनिया के तीसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? भारत के विश्वनाथ आनंद थे। पिछले साल उनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी, माइंड मास्टर उसका नाम है। और सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिला था 1991-92 में। वैसे तो अभी आप जानते हो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया। इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है ना, वो पहले 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अभी उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया। एक और प्रश्न हमने देखा था, अगर आपसे पूछा जाए पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर, तो आंसर कर दोगे विश्वनाथ आनंद। लेकिन अगर पूछा जाए पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आंसर होगा एस विजय लक्ष्मी। और पूछा जाए भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे स्थापित की गई, तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और जो आपका चेस बोर्ड होता है उसमें जो छोटे छोटे कॉलम होते हैं उनको काउंट करोगे तो टोटल 64 होते हैं। और डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में एक प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था और उसका आंसर भी दिया था, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपसे पूछे जाएंगे चेस बोर्ड में, तो कितने होंगे? आपको ऑप्शन देता हूं मैं, 204 या 206। अब आपको बताना है। वैसे चेस डे कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी होती है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में है। और अभी आपको याद होगा फिडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब जीता था जॉन डूडा ने, जो कि पोलैंड के चेस प्लेयर हैं। बाकी अगर पूछा जाए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ईयर 2020 का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी ने। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कोनेरू हम्पी के ऊपर, इनका नाम देखे पूछा गया था इनका संबंध किस खेल से है, तो ये एक चेस प्लेयर है। और हाँ गाइस, 29 अगस्त को आप सभी को मिलने वाला एक शानदार गिफ्ट। कैसे? आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आपने कई टेस्ट दिए होंगे या सुने होंगे, उसमें कहा जाता है टॉप 3, टॉप 10, टॉप 50 या टॉप 100 स्टूडेंट्स को प्राइज मिलेगा। पर इस बार टॉपर्स को तो मिलेगा ही सही, साथ में बाकी वो सभी स्टूडेंट्स जो केवल टेस्ट देने के लिए जाते हैं, यानी कि पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके लिए भी होगा एक अशॉर्ट गिफ्ट। और गिफ्ट में क्या होगा पता है? एप्पल के एयरपॉड्स, एप्पल के आईपैड, अमेजन वाउचर्स और भी बहुत कुछ। तो कैसे क्या होगा? तो टॉपर्स के अलावा 1000 पार्टिसिपेंट्स चुने जाएंगे लकी ड्रॉ के द्वारा।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो टेस्ट है ये भी बिल्कुल फ्री है, मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं जाना, बस जेब में आना ही आना है। तो 29 अगस्त को सुबह 10 बजे टेस्ट जरूर देना है, क्या पता फ्री में एप्पल के आईपैड ही मिल जाए। किस्मत आजमाने में क्या जा रहा है। तो टेस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बैंक मेगा कॉम्बैट के नाम से। तो अभी वहां पे जाकर के अपना नाम एनरोल कर लो केवल, ताकि संडे को जब टेस्ट चालू होगा सुबह 10 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप चाहे टेस्ट दो मत दो, एक बार टेस्ट को ओपन करके बैठ जाना, ताकि आपका नाम वहां पे पहुंच जाए, फिर बाकी आपकी किस्मत। और अगर टेस्ट को टॉप कर लेते हो तब तो 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो ये फायदे वाली बात है, इसलिए जोर देकर बता रहा हूं। तो उस टेस्ट को अभी जाकर के एनरोल जरूर कर लेना, फ्री में कुछ चीज आ रही है, बुरी नहीं है। और हाँ, टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, क्रैक एग्जाम 10, जिससे आप फ्री में टेस्ट दे पाओगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा पोलैंड में। अभी 9 से लेकर 15 अगस्त तक चली थी ये विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप, और इसमें भारत ने 15 मेडल जीते हैं। 8 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रोंज हैं। एक दीपिका कुमारी का नाम भी याद रखना है, एक बार एग्जाम में इनका नाम आया था कि दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। और ये हुआ पोलैंड में। तो पोलैंड से 2 नाम मैं आपको बताऊंगा। एक तो ईगा स्वीटेक का नाम, ये टेनिस प्लेयर है, क्योंकि 2020 का जो फ्रेंच ओपन हुआ था उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था इन्होंने। अब आप कहोगे ये तो 2020 की बात हो गई, 2021 का बताइए फ्रेंच ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो ये तो आप बताइए, मैं क्या बताऊं, मैं तो कई बार बता चुका हूं। तो अब आप क्या कहोगे? अच्छा, इसका आंसर तो होगा बारबोरा क्राजिकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक की है। और मेल में मेंस सिंगल टाइटल में बात करेंगे तो नोवाक जोकोविच विजेता रहे हैं, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं, ये भी याद रखना। उसी तरह से पोलैंड के एक चेस प्लेयर भी हैं जिनका नाम है जॉन डूडा। अभी फीडे वर्ल्ड कप 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। वैसे पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो होती है, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? विस्टुला नदी के किनारे। और करेंसी पॉलिश स्लोटी है और प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा थॉमस डैनरबी। तो एएफसी महिला एशिया कप 2022 से पहले थॉमस डैनरबी को तत्काल प्रभाव से भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। आपको याद होगा ना, ये एएफसी वुमेन्स एशिया कप ये कब से कब तक होंगे? 20 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2022 तक होंगे, ये भारत में होंगे। थॉमस डैनरबी ये स्वीडन से हैं। बाकी ग्राहम रीड के बारे में पता है आपको, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ये कोच हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रोंज मेडल जीता था इसने। और ग्राहम रीड ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। बाकी सोजर्ड मरीजने ये डच से हैं, डच जिसे आप नीदरलैंड भी बोलते हो। अभी भारतीय महिला हॉकी टीम के ये कोच थे, लेकिन अभी इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो ये छोड़ करके चले गए। रमेश पवार ये अभी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच बने थे। और देखो, फुटबॉल की बात आती है, 4-5 पॉइंट बताता हूं, ध्यान से सुनना। यूरो कप 2020 किसने जीता? इटली ने। कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील को हरा करके। और यूरो कप 2020 इटली ने जीता था, किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहां पे? कतर, दोहा में। और फीफा से 2 पॉइंट याद रखना है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है यानी इन्फेनिटो। फुटबॉल के कुछ महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफीज याद होने चाहिए आपको, जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि रोवर्स कप का संबंध किससे हो गया? फुटबॉल से हो गया। मर्डेगा कप हो गया, डूरंड कप हो गया, कलिंगा कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, सुब्रोतो कप हो गया, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी हो गया। इन सब का संबंध आपका फुटबॉल से है। चलो, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछता हूं आपसे। आप बताओ, AIFF की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया? बाला देवी को। और पुरुषों में चुना गया था संदेश जिंगन को, यह भी याद रखना। फिर बताइए, सितंबर 2021 में देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल ये कहां पे आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना, लद्दाख में। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देश का पहला हिमालयन फिल्म फेस्टिवल होगा जिसकी मेजबानी करेगा लद्दाख। लद्दाख के लेह में होगा ये। कब से कब तक होगा? 24 तारीख को स्टार्ट होगा, जो कि 28 सितंबर तक चलेगा। तो ये है द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021। अच्छा, अब तो ये बताओ, 2021 में जो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा वो कहां पे होगा? गोवा में होता है ये तो हमेशा, अभी नवंबर में होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं या एग्जाम में पूछा जाए, 51वां 51th जो एडिशन हुआ था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का, ये इसी साल जनवरी 2021 में हुआ था, जिसमें गेस्ट कंट्री कौन था? बांग्लादेश था।
और उसमें गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे मिला था? इनटू द डार्कनेस को मिला था, याद रखना। देखो, लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर है, वर्तमान में यही है। विंटर कैपिटल कारगिल है, समर कैपिटल इसकी लेह है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का एरिया वाइज सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ये आपको लद्दाख में मिलेगा। सबसे ऊंचाई पर नेशनल पार्क पूछा जाए तो भी आंसर हेमिस नेशनल पार्क ही होगा। चलो, आप तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ये बता दो कि स्नो लेपर्ड ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र कहां पे शुरू किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी केरल के तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर ये शुरू किया गया है। तो ये जो रिसर्च सेंटर है, ये ड्रोन की उपयोगिता और खतरे दोनों पहलुओं पर काम करेगा। और ड्रोन से आपको याद आता होगा इंद्रजाल। इंद्रजाल एक ड्रोन डिफेंस सिस्टम है। और इसे किसने रेडी किया है? इसे तैयार किया है हैदराबाद के ग्रीन रोबोटिक्स ने। याद रखना, ये देश का पहला स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, इंद्रजाल नाम है इसका। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और यहीं पे आपको भारत का पहला स्पेस टेक पार्क मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी तो यहीं पर है। और यहाँ के अभी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए कौन? पिनाराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की गई है? तो आंसर होगा इंडिगो। अच्छा, हमारे जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है ना, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही इंडिगो को जारी किया है। तो ये गिर, कांकरेज, साहिवाल जैसी देसी मवेशियों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है। और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो आपको याद रखना है, इंडिगो ये पूरी तरह से स्वदेशी है और विश्व की पहली बड़ी मवेशी चिप है। नाम याद रखना, क्या है? इंडिगो। फिर बताइए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे जोन ने मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया है। तो यहाँ पे ट्रेनों की बाहरी सफाई होगी और इसमें 90% कम पानी का उपयोग करके अच्छे से सफाई की जा रही है, जिससे जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन में भी मदद मिल रही है। अच्छा, अभी आपको याद होगा भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मदद के लिए रेल मदद नाम से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। उसी तरह से अभी उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि 12,000 हॉर्स पावर का जो रेल इंजन है वो कहां पे तैयार हुआ था? मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री जो आपको मिलेगी बिहार में, फ्रांस की मदद से। फ्रांस की एक अल्टेसोम नाम की कंपनी है, उसकी मदद से इसको तैयार किया गया था। एक करंट अफेयर्स का प्रश्न भी बनता है वैसे कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने थे? सतीश अग्निहोत्री बने थे। और बताओ, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन ये किस शहर में लॉन्च होगी? पुणे में। बाकी आप जानते ही हो, अभी उत्तर प्रदेश ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कर दिया बदल करके। उसी तरह से नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन किया गया था और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया था। और अभी राजस्थान के जोधपुर का मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर किया गया था बदल करके। तो ये भी ध्यान रखें आप। बाकी रेल मंत्री तो आप जानते ही हो, अश्विन वैष्णव है ही सही। फिर बताइए, अभी हाल ही में फायर स्टेशन वाला देश का पहला अस्पताल कौन सा बन गया? तो आंसर होगा एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली ये देश का पहला अस्पताल बन गया है जिसके परिसर में एक फायर स्टेशन है और इसके लिए इसने दिल्ली फायर स्टेशन के साथ समझौता किया था अभी, तो ये याद रखना। बाकी एम्स भुवनेश्वर नाम सुना होगा, अभी लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार मिला था इसको। और देखो, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, एम्स जम्मू के पहले डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो ये याद रखना, प्रश्न है करंट अफेयर्स का। आंसर होगा डॉक्टर शक्ति गुप्ता को। एम्स मतलब होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में किसने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। तो अभी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर, और अभी इन्होंने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया है। तो रिफर्बिश्ड स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल जीन बैंक ये 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में सालों तक बीजों की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए जर्म प्लाज्म की सुविधा प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन अभी कहां पे किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली में। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये तो दूसरा हो गया, पहला कहां पर है?
सबसे बड़ा आपको मिलेगा जापान में। तो इससे फायदा क्या हुआ? तो आपको पता है जो जीन होते हैं वो अनुवांशिक पदार्थ होते हैं, तो इस अनुवांशिक पदार्थ का यूज भविष्य में पौधों की नई प्रजातियों के विकास में किया जाएगा। बाकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, अभी इन्होंने ही भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप लॉन्च की थी। मनसुख मंडाविया तो हेल्थ मिनिस्टर है। अच्छा बताइए, आयुर्वेद में विश्व का पहला बायो बैंक ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थापित होने जा रहा है? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमारे आयुष मंत्री कौन है ये बताओ आप? तो सर्बानंदा सोनोवाल है, और अभी उन्होंने ही ये घोषणा की है कि आयुर्वेद में दुनिया का पहला बायो बैंक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। वैसे आयुष मंत्री जो सर्बानंदा सोनोवाल है ना, एक और मंत्रालय इनके पास, शिपिंग मंत्रालय। और आयुर्वेद से आपको याद आएगा, हिमाचल प्रदेश ने अभी आयुष घर द्वार योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने वेद आपके द्वार और देवारण्य योजना शुरू की थी। इसी तरह से अभी चौथा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल ये केरल में आयोजित किया गया था। राजस्थान ने अभी घर घर औषधि योजना शुरू की थी, वो भी याद रखना। और अभी बताओ, आयुर्वेद टेलीमेडिसिन सुविधा किसने शुरू की थी? हरियाणा ने। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय यानी कि म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा कोलकाता। तो अभी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोलकाता के ट्रामों के अंदर एक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो ये म्यूजियम ऑन व्हील्स स्वतंत्रता आंदोलन और बंगाल और पंजाब राज्यों पर प्रभाव को दर्शाता है। और इसी तरह से आपको याद आता होगा, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स ये देश का पहला रेल रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स था, जो कहां से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन से। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी रेलवे ने बैग ऑन व्हील्स सेवा को शुरू किया था। अभी ऑक्सीजन ऑन व्हील्स ये पहल शुरू की थी हरियाणा ने इसको शुरू किया था करनाल से, ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए। और देखो, म्यूजियम से आपको याद आना चाहिए, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो म्यूजियम है ये कहां पे स्थापित किया गया या कहां पर है? कोलकाता में है। और अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत के पहले स्पेस साइंस म्यूजियम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? हैदराबाद में। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला समुद्री विरासत संग्रहालय नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम ये कहां पर है? गुजरात के लोथल में है। तो ये भी ध्यान रखना। बाकी कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता मेट्रो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी है इसी नदी के नीचे। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को किसने लॉन्च किया अभी? तो आंसर होगा एम वेंकैया नायडू जी ने। तो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू, इन्होंने ही एक्सिलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को रिलीज किया है। ये जो बुक है ये संसदीय प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 निर्वाचित कार्यकालों की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाती है। अच्छा, बुक का प्रश्न आ गया ना, एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। बताओ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया? डेविड डायोब को दिया गया। ये फ्रांस के लेखक हैं और इनका नोवेल रहा एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये याद रखना आप। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी पुस्तक अ डिफरेंट रूट टू सक्सेस इसको किसने लिखा है? रमेश नारायण ने लिखा है। बाकी डॉक्टर सी के गेरियाली बैंक विद द सोल इक्विटास नाम की बुक को लिखा था। बीमल जालान द इंडिया स्टोरी नाम की बुक को लिखा। और अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में द बायोग्राफी ऑफ अ फेल्ड वेंचर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा प्रशांत देसाई ने। तो बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम याद रखना है। बाकी नीना गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम है सच कहूं तो। कविता राव लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नाम की बुक को लिखा है। धवल कुलकर्णी की बात करेंगे तो नाथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसिन नाम की बुक को लिखा था इन्होंने। फिर बताइए, फेटफुल ट्राइंगल नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा तन्वी मदन ने। लेखिका है ये तन्वी मदन, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये भारत, चाइना और यूएसए के रिश्तों के ऊपर है। तो 3 देश हो गए ना, इसलिए बोला है फेटफुल ट्राइंगल। बाकी रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ नाम की बुक को लिखा। बाकी सलमान रुश्दी लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ ऐसे नाम की बुक को लिखा था। और काजल सूरी हब्बा खातून नाम की बुक को लिखा था। बताइए, अभी हाल ही में चाइना ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? तो आंसर होगा 2060। अच्छा, यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल का क्या मतलब होगा? कार्बन न्यूट्रल से क्या समझते हो आप? इसका मतलब ये हो गया कि जितना संभव हो सके अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना।
और जो आप समाप्त नहीं कर सकते उसे ऑफसेट करना, मतलब जितना CO2 एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हो ना उतना ही उसे एब्जॉर्ब भी करना होगा, उसके लिए आप पेड़ पौधे लगाओ। अच्छा, इसके अलावा और भी कई देशों ने, कई इंडस्ट्रीज ने, कई कंपनियों ने भी कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य रखे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एप्पल ने कहा था कि वो कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, उसका लक्ष्य है 2030 तक का, और 2050 तक का तो काफी सारे देशों का लक्ष्य है, जैसे कि अर्जेंटीना हो गया, कनाडा हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया। इन सब ने कहा है कि 2050 का हमारा लक्ष्य है कार्बन न्यूट्रल बनने का। चाइना ने कहा 260, ब्राजील ने भी 260 कहा था। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसने कहा था 2035 का लक्ष्य है। HDFC बैंक ने क्या कहा, 2031-32 तक ये हो जाएगा। TCS की बात करें तो 2030 का कहा इसने। इंडियन रेलवे आप जानते ही, उसने भी 2030 कहा था कि 2030 तक ये ग्रीन एनर्जी यानी कि क्लीन एनर्जी पे चलने लगेगा। तो इस तरह से आप ये पॉइंट भी ध्यान रख सकते हो। बाकी देखो, चाइना की कैपिटल बीजिंग है। बीजिंग में आपको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिल जाएगा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। बीजिंग में आपको पता है 2022 के विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, जिसके शुभंकर क्या है, बिंग ड्वेन ड्वेन और श्वेन रॉन रॉन। करेंसी रेनमिन भी है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान शुरू किया है, नेशनल हेल्थ वॉलेंटियर कैंपेन? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है ना, योगी आदित्यनाथ, उन्होंने हेल्थ वॉरियर पोर्टल को लॉन्च करते हुए लखनऊ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान को भी शुरू किया। तो इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा। फिर वे स्वास्थ्य सेवक उत्तर प्रदेश के हर गांव में जागरूकता पैदा करने और उन्हें कोविड महामारी की तीसरी लहर से बचाने के लिए पहुंचेंगे, हर गांव-गांव में जाएंगे। बाकी देखो, अभी हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने अंकुर योजना शुरू की, छत्तीसगढ़ ने भी महतारी दुलार योजना शुरू की थी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, और ये लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहीं पे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी मिलेगा, दुधवा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से याद रखना, एक हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रिपीट होती है कई बार एग्जाम में, तो इसको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट स्कीम को शुरू किया? तो आंसर होगा HDFC बैंक ने। तो ये एक तरह की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है, और इस फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल ग्रीन और सस्टेनेबल हाउसिंग, क्रेडिट सॉल्यूशन और सर्विसेज को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। तो इस डिपॉजिट पर 6.55% सालाना तक का ब्याज मिलेगा आपको। इसमें जो मेच्योरिटी पीरियड होगा 3 से 5 साल तक का रहेगा। HDFC बैंक से याद होगा, अभी इसने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल भी शुरू की थी। बाकी एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो अभी व्हाट्सएप बैंकिंग पर 10 लाख ग्राहकों को पार कर लिया है इसने। ICICI बैंक से याद होगा, स्विफ्ट GPI इंस्टेंट सुविधा को शुरू करने वाला विश्व का दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना था ये। मतलब विदेशों से जैसे आपके अकाउंट में पैसा डाला गया तो पहले समय लगता था आने में, लेकिन इसके थ्रू तुरंत आ जाएगा। DBS बैंक की बात करेंगे तो फोर्ब्स ने भारत श्रेणी में विशेष सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 की लिस्ट जारी की थी ना, उसमें टॉप पर आता ये DBS बैंक। बाकी HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है, शशिधर जगदीशन इसके MD CEO हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इसकी टैगलाइन होती है। फिर बताइए, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आयशा मलिक को। तो अभी पाकिस्तान में पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस होंगी और उनका नाम है क्या? आयशा मलिक। अच्छा, एक आयशा का नाम आपने और सुना होगा, उनका संबंध भी पाकिस्तान से है। मैं बात कर रहा हूं आयशा मुगल की। आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कि ये एक ट्रांसजेंडर महिला हैं, जिनको संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश बना था पाकिस्तान। तो उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम ही था आयशा मुगल, लेकिन यहां बात हो रही है आयशा मलिक की। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको साथ साथ बता दिया। अच्छा, ये सुमन कुमारी का नाम भी आपको याद होगा, ये पाकिस्तान में पहली हिंदू महिला जज बनी थी। बाकी धृति बनर्जी अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इंपॉर्टेंट नाम है। अजंता नियोग असम की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। वैसे अभी USA में भी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी, क्या नाम है उनका? जिनेट येलेन नाम है। और देखो, मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो चलो
पाकिस्तान को छोड़ो, हमारी बात करते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो कोई भी नहीं है, अभी तक कोई नहीं रही, तो नाम भी नहीं है ना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है, तो फिर आंसर होगा फातिमा बीवी। उसी तरह से हाई कोर्ट में बात करेंगे कि भारत में हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो आंसर होगा लीला सेठ। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी ये। लेकिन अगर आपसे हाई कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी पूछेंगे, तो अन्ना चांडी आंसर कर देना, केरल हाई कोर्ट की थी। वैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है? एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के। और पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया थे। अच्छा, अभी किसी राज्य में कोई महिला चीफ जस्टिस है क्या? तो आंसर होगा यस। किसमें? तेलंगाना में। तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस क्या नाम है? हिमा कोहली। और याद रखना, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 62 ईयर और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। और एक और पॉइंट सुन लो अब जाते जाते, केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी अपॉइंट हुई है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये, तो याद होना चाहिए आपको। आंसर होगा मार्था कूम। केन्या के एक और व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। अभी ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, एक भी फालतू का पॉइंट नहीं है, ये याद होने चाहिए आपको। कई बार बता चुका हूं मैं डेली करंट अफेयर्स में। अभी बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जोया अग्रवाल को। तो अभी एयर इंडिया की पायलट यानी कि कप्तान है ये जोया अग्रवाल, जिनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखना। बाकी धृति बनर्जी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला डायरेक्टर बनी है ये। और कर्नम मल्लेश्वरी आप जानते हो, वैसे तो ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला वेटलिफ्टर हैं, जिन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक में। लेकिन अभी इनका नाम फिर से न्यूज में था क्योंकि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है ये। बाकी उज्ज्वला सिंघानिया फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 38वीं अध्यक्ष ये बनी थी। देखो, संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। और यही कारण है कि 24 अक्टूबर को हम यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। 24 अक्टूबर को तो 2 डे और मनाते हैं, वर्ल्ड पोलियो डे और नेशनल फूड डे। बाकी इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। नाम क्या है उनका? अजय कुमार भल्ला है। तो केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और वैसे गृह मंत्री कौन है हमारे? अमित शाह हैं। और अभी इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी आ गया है। बाकी एन वेणुधर रेड्डी ऑल इंडिया रेडियो के नए डायरेक्टर जनरल बने। नासिर कमल अभी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बने थे। और पद्म कुमार माधवन नायर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बैड बैंक बोलते हो, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने ये। बाकी अगर आपसे पूछा जाए ना अभी कि कैबिनेट सचिवालय के सचिव कौन है, तो सुधीर कुमार सक्सेना आंसर कर देना। बाकी अभी एक और अपॉइंटमेंट हमने देखा था, कैबिनेट सचिवालय के सचिव बने थे। बाकी अभी एक और अपॉइंटमेंट हमने देखा था, कैबिनेट सचिवालय के सचिव बने थे कौन? सुधीर कुमार सक्सेना। ये लाइन मत बोलना। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया? तो आंसर होगा गुजरात और हरियाणा। अब जैसा कि आपको बताया, रामसर ये ईरान में एक स्थान है जहां पे 1971 में अंतरराष्ट्रीय आर्द्र भूमि संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर संधि हुई थी, कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स। कब? 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए तो 2 फरवरी को एक डे मनाते हैं हम, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, जिसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड वाटर। अच्छा, ये वेटलैंड का क्या मतलब होता है? आर्द्र भूमि का क्या मतलब हो गया? नमी या दलदली वाली जो भूमि वाले क्षेत्र होते हैं उनको ही कहते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड। अच्छा, इसके अलावा याद रखना आप, वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहा जाता है, या इसे ही किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है, भूदृश्य के गुर्दे। तो अभी तक आपको क्या पता है? भारत में 42 रामसर स्थल थे। 42 नंबर का बना था लद्दाख का तसोकर झील। अब इसमें 4 और शामिल हो गए। 2 गुजरात से हैं। गुजरात से कौन कौन से? एक तो ये थोल और एक वधावन। और हरियाणा से पहली बार 2 बने हैं, एक तो सुल्तानपुर और एक भिंडावास। तो अब टोटल कितने हो गए हैं? 42 में 4 जोड़ो, कितने होते हैं? 46। तो भारत में अब 46 रामसर स्थल हैं, ये आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। बढ़ते हैं आगे।
फिर बताइए अभी हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर होगा बाबूराम को। तो अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को 144 144 वीरता पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, जिसमें एक तो अशोक चक्र है, एक कीर्ति चक्र है, 15 शौर्य चक्र है, 116 सेना पदक है, 5 नौसेना पदक है और 2 वायुसेना पदक है। अब इतने सारे तो आप याद नहीं रख पाओगे, तो जो एक एक वाले हैं ना वो आप याद रख लो। तो सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार जिसे कहते हैं अशोक चक्र, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एएसआई बाबू राम को अभी मरणोपरांत दिया गया है। इसके अलावा शांति काल में वीरता का दूसरा सबसे बड़ा बहादुरी का मेडल है कीर्ति चक्र। ये भी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल अल्ताफ हसन भट्ट को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये 2 नाम तो आप याद रख लेना। देखो मैं आपको बता दूं, भारत का जो सर्वोच्च सैन्य सम्मान है ना वो कौन सा है, परमवीर चक्र है। दूसरे नंबर का है महावीर चक्र और तीसरे नंबर का होता है वीर चक्र। और याद रखना ये युद्ध के समय वीरता के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। लेकिन अगर शांति के समय में, मतलब जब युद्ध नहीं चल रहा है, उस समय जो वीरता पुरस्कार दिया जाएगा उसमें सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, सेकंड नंबर पे कीर्ति चक्र और तीसरे नंबर पे होता है शौर्य चक्र। तो इतना सा आप ध्यान रखना। बाकी इन दोनों के नाम तो आपको याद रखने ही है, अशोक चक्र बाबूराम को, कीर्ति चक्र अल्ताफ हसन भट्ट को। इंपॉर्टेंट मार्क लगा लेना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। प्रूफ का मतलब क्या हो गया, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी। तो अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने सरकारी कामकाज की निगरानी करने और कामों को समय से पूरा करने के लिए ये प्रूफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। मतलब इस एप्लीकेशन के थ्रू सरकारी कामकाजों पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी, जिससे शासन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो याद रखना जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ये अभी हमारे क्या है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है 14th नंबर के। आपको जम्मू में 2 कैपिटल मिलेंगी, जम्मू इसकी विंटर है कैपिटल और श्रीनगर समर कैपिटल है। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किसने कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए माई ई हार्ट पोर्टल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा HCL ने। तो अभी HCL फाउंडेशन ने कारीगरों को सशक्त बनाने और देश में हस्तशिल्प क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है माई ई हार्ट को लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल के थ्रू कारीगर सीधे अपने ग्राहकों से जुड़ पाएंगे। HCL हेडक्वार्टर इसका नोएडा, CEO हो गए C विजय कुमार। अभी हमने पढ़ा भी था कि 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली ये चौथी भारतीय IT कंपनी बनी है। पहली TCS है, दूसरी इंफोसिस है और तीसरी विप्रो है और अब चौथी हो गई है HCL। बाकी TCS हमने देखा था, हेडक्वार्टर मुंबई में है, CEO इसके राजेश गोपीनाथन है। इंफोसिस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में आपको मिलेगा, इसके CEO सलील पारिक हैं। और विप्रो इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है लेकिन इसके CEO थियरी डेलापोर्ट है। फिर बताइए अभी हाल ही में 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय IT फर्म कौन सी बन गई है, तो आंसर होगा HCL। 3 ट्रिलियन को आप बोल सकते हो 3 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए में 1 ट्रिलियन बनता है ऐसे। अब ये बन गई है चौथी। तो इससे पहले 3 कौन है, पहली TCS है, दूसरी इंफोसिस है और तीसरी विप्रो, अब चौथी हो गई है HCL। और डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे। एक तो 7 लाख करोड़ यानी कि 7 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार करने वाली चौथी भारतीय कौन सी बनी थी कंपनी, तो इंफोसिस बनी थी। पहली रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरी TCS है, तीसरी HDFC है, चौथी इंफोसिस बनी थी। तो वो पॉइंट भी ध्यान रखना। बाकी देखो HCL मतलब क्या होता है, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, CEO C विजय कुमार है। बाकी भी बात कर लें जैसे कि TCS की, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके CEO राजेश गोपीनाथन है। देखो विप्रो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसके CEO थियरी डेलापोर्ट है। इंफोसिस का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और उसके CEO सलील पारिक है। बताइए अभी हरियाणा के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन के नाम पे रखा जाएगा, तो आंसर होगा हिसार हवाई अड्डा। तो अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा की है। और आपको बता दूं कि ये जो हिसार एयरपोर्ट है, ये हरियाणा का पहला सिविल एयरपोर्ट होगा, जो कि अब तक ये हमारी सेना का हवाई अड्डा था। देखो हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर कौन है, नए गवर्नर बने हैं अभी
बंडारू दत्तात्रेय, जो अभी तक हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे। यहाँ पे हरियाणा में गवर्नर थे सत्यदेव नारायण आर्य, वो भी त्रिपुरा में चले गए हैं। और त्रिपुरा वाले जो रमेश बैस थे वो झारखंड में चले गए हैं। हरियाणा से याद रख लो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण जो पंचकुला हरियाणा में होना था इस साल नवंबर में, लेकिन अब वो फरवरी 2022 में होगा, जिसका मैस्कोट क्या है, धाकड़। और हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ग्रेन एटीएम भी लगाया गया है। गुरुग्राम में ही आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। अच्छा बताइए, अभी जेके टायर और इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा नारायण कार्तिकेयन। नारायण कार्तिकेयन कौन है? ये भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं और अभी ये जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए। और फॉर्मूला 1 ड्राइवर से एक नाम आपको जरूर याद होगा, लुइस हैमिल्टन का। वैसे तो ये ब्रिटेन के हैं, मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। कुछ समय पहले एलजी के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और टायरों की बात हो रही है तो राणा दुग्गुबती का नाम आपको याद होगा, सीएट टायर के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अभी जॉन अब्राहिम भारत के मोटोजीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने। अगर आपसे पूछा जाए, खादी पेंट जो कि गाय के गोबर से बना भारत का पहला और एकमात्र पेंट है, अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? नितिन गडकरी बने थे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की? तो आंसर होगा 4। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने राज्य में 4 नए जिले और 18 नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है। अब ये 4 नए जिले कौन से हैं? मोहला मानपुर, सारंगढ़ बिलाईगढ़, शक्ति और मनेन्द्रगढ़। तो अब टोटल 32 जिले हो गए हैं यहाँ पे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिला मुख्यालय और नगर निगम में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उद्यान विकसित किया जाएगा, जिसे मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। अब मिनी माता क्यों? तो 1952 में चुनी गई छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद थी मिनी माता। उन्हीं के नाम पे इन पार्कों का नाम रखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन महिला सशक्तिकरण और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया, इसीलिए उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। अच्छा, अभी आपको याद होगा कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। तमिलनाडु का 38वां जिला बना था मयिलादुथुरई। पंजाब का 23वां जिला बना था मलेरकोटला। और आपसे पूछा जाए, अभी भारत का नवीनतम राज्य कौन सा बना था? तेलंगाना। कब गठन हुआ था? 2 जून 2014 को। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये बना था। वैसे आंध्र प्रदेश भी कम नहीं है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही तो है। देखो, छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है? छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, ये तीनों 2000 में बने थे, सन 2000 में। छत्तीसगढ़ ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। इसके पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ है। वर्तमान में तो इसके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा बताइए, अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने कहां पर आयोजित सी सेट सैन्य अभ्यास में भाग लिया था? तो आंसर होगा सिंगापुर। सी सेट का मतलब होता है साउथ ईस्ट एशिया कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? तो सिंगापुर में। और इसका नेतृत्व किसने किया? यूएसए की नौसेना ने। और भारतीय नौसेना ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सिंगापुर से आपको याद आता होगा, सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली लूंग और प्रेसिडेंट हलीमा याकब है। अच्छा, सिंगापुर के पहले विपक्ष के नेता कौन बने थे? प्रीतम सिंह बने थे। और हमारे नेवल चीफ कौन है? करमबीर सिंह है। नेवी डे कब मनाते हैं हम? 4 दिसंबर को मनाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस की आप क्विज जरूर लगा लीजिएगा आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जा करके। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। मैं बीच में आपको पूरी कोशिश करता हूं कि डिस्टर्ब न करूं लाइक या शेयर बोल करके। चाहे हमारे वीडियोज में व्यूज नहीं आते, रेस्पॉन्स नहीं आते, फिर भी मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले आपको कंटेंट दिया जाए, उसके बाद में जाकर के मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो प्लीज थोड़ा सा आप भी समझें इस चीज को और इसे शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट में हैं, चाहे फैमिली में चाहे दोस्तों में, शेयर जरूर कर देना बस। थैंक यू।